दोस्तों, वो जीत जिसका जश्न जिम कॉर्बेट कभी मना नहीं पाए। शिकार के उस आखिरी दिन नदी किनारे ऐसा क्या हुआ जिसने जिम कॉर्बेट को अपनी ही राइफल से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। बचपन से ही शिकार के शौकीन जिम कॉर्बेट अपने समय के सबसे मशहूर शिकारी थे। उनका सिद्धांत था कि वे सामान्य जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वे केवल आदमखोर हुए बाघ या चीते का शिकार किया करते थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि यदि कहीं कोई आदमखोर बाघ या चीता जनता को परेशान कर रहा होता और उन्हें खत लिखकर मदद मांगी जाती तो वे तुरंत पहुंच जाते थे। सबको भरोसा रहता था कि पत्र लिखा है तो जिम कॉर्बेट जरूर आएंगे। ये कहानी किसी आदमखोर की नहीं बल्कि एक ऐसे बाघ की है जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से पूरा पवालगढ़ का जंगल कांप उठता था। लोग इसे कहते थे द बैचलर ऑफ पवालगढ़। इस बाघ की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी विशाल काया। एक ऐसा बाघ जो आम बाघों से कहीं ज्यादा ऊंचा और भारी था। जब ये चलता था तो सूखी पत्तियां इसके वजन से चरचरा उठती थी। इसकी लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा थी। उस वक्त के बड़े बड़े अंग्रेज शिकारी इसे देखकर हैरान रह जाते थे कि कुदरत ने इतना बड़ा जीव बनाया कैसे। हैरानी की बात तो ये थी कि इतना ताकतवर होने के बावजूद ये बाघ आदमखोर यानी इंसानों का दुश्मन नहीं था। ये अपनी दुनिया में मस्त रहता था, लेकिन मवेशियों के लिए ये साक्षात काल था। पवालगढ़ के आसपास रहने वाले लोग जानते थे कि अगर जंगल के उस खास हिस्से में गए तो उनका सामना उस बैचलर से हो सकता है जो अपनी सरहद का पक्का राजा था। जिम कॉर्बेट के मैदान में आने से पहले कई बड़े शिकारियों ने इसे अपनी ट्रॉफी बनाने की कोशिश की। किसी ने रात के अंधेरे में मचान बांधा तो किसी ने भैंस का चारा डाला, पर बैचलर इतना चालाक था कि वो शिकारियों की गंध दूर से ही पहचान लेता था। वो उनके पास से गुजर जाता लेकिन कभी निशाने पर नहीं आता। धीरे धीरे लोग मानने लगे थे कि इस बाघ को मारना नामुमकिन है। फिर खबर पहुंची नैनीताल के उस इंसान के पास जिसे जंगल की रग रग का पता था, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, यानी हमारे जिम कॉर्बेट साहब। कॉर्बेट के लिए यह सिर्फ शिकार नहीं था बल्कि दो महान योद्धाओं के बीच के मुकाबले की शुरुआत थी। जिम कॉर्बेट अपने सबसे भरोसेमंद साथी अपने कुत्ते रॉबिन के साथ जंगल की गहराई में उतरे। रॉबिन आम कुत्ता नहीं था, वो बाघ की गंध को हवा में ही पहचान लेता था। थोड़ी दूर चलते ही रॉबिन अचानक रुक गया और जमीन सूंघने लगा। कॉर्बेट समझ गए बैचलर यहीं कहीं आसपास है। सामने मिट्टी पर जो निशान थे उन्हें देखकर कॉर्बेट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े पंजे कभी नहीं देखे थे। वो पंजे किसी आम बाघ के नहीं बल्कि किसी दैत्य के लग रहे थे। निशान बिल्कुल ताजा थे, जिसका मतलब था वो विशाल बाघ बस कुछ ही मिनट पहले यहाँ से गुजरा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक सरसराहट हुई। सामने की ऊंची घास में से बैचलर का भारी भरकम सिर बाहर निकला। कॉर्बेट ने एक पल की भी देरी नहीं की, अपनी राइफल कंधे से लगाई और निशाना साधा। गोली चली। बाघ एक जोरदार दहाड़ के साथ हवा में उछला और झाड़ियों के पीछे जा गिरा। गोली चलने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। कॉर्बेट को लगा कि काम हो गया। वो करीब आधे घंटे तक
पसीने में भीगे हुए उसी जगह लेटे रहे, अपनी उंगली ट्रिगर पर रखे हुए। उन्हें इंतजार था बाघ के आखिरी बार तड़पने की आवाज का, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। क्या बाघ मर चुका था या वो जख्मी होकर और भी खतरनाक हो गया था? जैसे ही कॉर्बेट सावधानी से आगे बढ़े, उन्हें वहां खून के बड़े बड़े धब्बे मिले। बाघ वहां नहीं था। दोस्तों, जंगल का सबसे बड़ा नियम है, एक जख्मी बाघ से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। अब ये मुकाबला और भी भयानक हो चुका था। पहले दिन गोली लगने के बाद जब बाघ झाड़ियों में गायब हो गया, तो अगले 2 दिन जिम कॉर्बेट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कॉर्बेट ने अगले दिन सुबह होते ही बाघ का पीछा करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि बाघ आसपास ही मरा पड़ा होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ खून के धब्बे मिले। वह बाघ इतना ताकतवर था कि सिर में गोली लगने के बावजूद वह कई मील दूर घने जंगलों में चला गया था। पीछा करते समय कॉर्बेट को जमीन पर बाघ के सिर की हड्डी का एक छोटा टुकड़ा मिला। इससे उन्हें यकीन हो गया कि बाघ बहुत बुरी तरह जख्मी है। एक घायल बाघ आम बाघ से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह छिपकर हमला करने की फिराक में रहता है। उन 2 दिनों में कई बार ऐसा हुआ जब कॉर्बेट को लगा कि बाघ बस उनकी बगल की झाड़ी में है। हवा में बाघ की गंध आ रही थी, पक्षी चेतावनी दे रहे थे और लंगूर चिल्ला रहे थे। कॉर्बेट घंटों तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते थे। उन्हें डर था कि कहीं बाघ उन पर पीछे से हमला ना कर दे। रात के समय कॉर्बेट को वापस अपने ठिकाने पर लौटना पड़ता था, क्योंकि उस समय रात में शिकार करना मना था और अंधेरे में उस विशाल बाघ का सामना करना आत्महत्या जैसा था। वह पूरी रात सो नहीं पाते थे, बस यही सोचते थे कि वह जख्मी जानवर कहाँ होगा और कितनी तकलीफ में होगा। 3 दिन बीत चुके थे। कॉर्बेट जानते थे अगर उन्होंने जरा सी भी चूक की तो ये बाघ उनके चिथड़े उड़ा देगा। चौथे दिन की सुबह कॉर्बेट एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने वही विशाल बाघ खड़ा था जो अपने घाव को पानी से साफ करने की कोशिश कर रहा था। बाघ ने अपनी भारी गर्दन उठाई और सीधे कॉर्बेट की आंखों में देखा। उस नजर में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। कॉर्बेट ने अपनी राइफल साधी और 2 गोलियां दागी। बिना किसी शोर के जंगल का वो सबसे बड़ा राजा जमीन पर गिर पड़ा। पवालगढ़ का बैचलर अब हमेशा के लिए सो चुका था। एडवर्ड जिम कॉर्बेट महान शिकारी थे। उन्होंने टाइगर को मारने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह इस इलाके के मवेशियों को लगातार निवाला बना रहा था। ग्रामीणों के दबाव के बाद उन्होंने टाइगर को मारने का फैसला लिया। जब कॉर्बेट उस मृत बाघ के पास पहुंचे तो उन्हें वैसी खुशी नहीं हुई जैसी एक शिकारी को होती है। जब उन्होंने फीता निकालकर उसे नापा तो वो पूरे 10 फीट 7 इंच का निकला। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा बाघ था। लेकिन उस विशाल और सुंदर शरीर को मिट्टी में मिला हुआ देखकर कॉर्बेट का दिल भर आया। उनके मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या इस बेगुनाह जीव को मारना उचित था? यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। बैचलर ऑफ पवालगढ़ की मौत ने जिम कॉर्बेट को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी बेगुनाह जानवर पर गोली नहीं चलाएंगे। एक महान शिकारी उस दिन से एक महान रक्षक बन गया
उन्होंने अपनी बंदूक छोड़ दी और कैमरा उठा लिया। दोस्तों, आज भारत का जो सबसे पुराना और मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसकी नींव इसी घटना के बाद पड़ी थी। द बैचलर ऑफ पवालगढ़ मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसकी मौत ने हजारों बाघों को बचाने की प्रेरणा दी।